दोस्तों आज मैं कुछ लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ और ये कुछ बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं। 25 बच्चों को एक मेडिकल कॉलेज से 1 साल की शिक्षा के बाद उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि इनके मेडिकल कॉलेज किसी और संस्था को कुछ इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में इन्फॉर्म करना था। उन्होंने लेट किया या नहीं किया, ये सब विवाद की बात है। लेकिन जो भी बहरहाल स्थिति हो, ये बच्चे 3 साल से इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, इनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है। मैं अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ये बताऊँगा कि 25 मेडिकल जो ये अभी तक ये डिग्री पूरी कर रहे होंगे, 3 साल से इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा। 25 डॉक्टर, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर 1 साल में 1000 कम से कम मरीजों का इलाज करता है। ये मैं बहुत कंज़र्वेटिव नंबर बता रहा हूँ। तो आप सोचिए कि 25 डॉक्टर 1 साल में 25,000 लोगों का इलाज करते, ये भी बहुत कंज़र्वेटिव है। 75,000 लोगों का इलाज अगर इनको समय पे डिग्री मिली होती, तो इनकी वजह से जहाँ अभी कोरोना का जो चल रहा है, महामारी चल रही है, आप सोचिए कि जहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है, करीब 75,000 मरीजों का इलाज जो ये कर पाते, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जनता को जो नुकसान होगा हो रहा है, जो कई विद्यालयों के लिए जो जनता के पैसे से जो एजुकेशन होती है, काफ़ी जनता का पैसा खर्च होता है। दूसरा आप ये देखिए कि इनकी व्यक्तिगत 3 साल से इनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, इनका भविष्य अंधकार में है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, कोई दूसरा कोर्स शुरू करें या और देखें। तब इनको ये भी नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, या सब अनसर्टेनिटी में 3 साल से ये जी रहे हैं। और इनके पूरा परिवार, मतलब आप अनुमान लगाएँ, 25 लोगों के साथ उनके घर में अगर 4 सदस्य और भी हैं, तो करीब 100 डेढ़ 100 लोग रोज़-रोज़ परेशानी में जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए? फ्यूचर उनका कैसा होगा? कोई और प्रोफ़ेशन चूज़ करें, क्या करें? कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। और ये बर्बादी में इन बच्चों का कोई रोल नहीं है। इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इन्होंने जो भी फ़ॉर्मेलिटी थी की, इन्होंने एजुकेशन ली, 1 साल तक इन्होंने कोर्स वर्क किया, एग्ज़ाम वगैरह सब दिया, और उसके बाद की स्थिति है कि इनसे कहा जाता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में नहीं मिला। कहीं आवाज़ आ रही है किसी का थोड़ा। तो इन्हीं कुछ बातों पे इतना नुकसान हुआ इन बच्चों का, तो और विभाग उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो कृपया आप बताएँ, जो भी जिनको पहले बोलना हो, ये पूरा मसला क्या है? किस तरीके से हुआ? हालाँकि जैसे मैंने जानकारी बताया, जो मुझे समझ में आया वो यही आया है, एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, संस्थान के एक ऑफ़िस से दूसरे और किसी विभाग के ऑफ़िस में ये पूरा डॉक्यूमेंट कहीं से कहीं पहुँचाने का मसला है। और इस मसले में अधिकारियों ने डिले किया या नहीं, या जो भी लापरवाही है, और उसकी सज़ा इतने सारे बच्चे इतने समय से देख रहे हैं। कृपया करके कोई भी जिनको समझ में आए वो बताएँ क्या है? हाँ सर, आप बताएँ। हेलो। हाँ, आप जी बताएँ। हाँ। हाँ सर, ये 2016-17 की बात है। एमसीआई ने मध्य प्रदेश के लगभग 5 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त की, जिनमें से एक था मेडिकल कॉलेज नाम मध्य प्रदेश, जो कि हमारा कॉलेज था। ठीक है, वहाँ पे बच्चों ने उनकी काउंसलिंग करके एडमिशन लिया 29/7/16 को। फिर उनकी जो 29 सितंबर। हाँ, तो गाइडलाइन क्राइटेरिया उसका लास्ट का बनाया था, 7/10/16 का बनाया था। जबकि हमारे एडमिशन की 7/29/9 हुई उसके थे। क्या हुआ सर, 1 साल बचे रहे, एग्ज़ाम दिया, बच्चे डिस्चार्ज हुए। फिर बाद में समझ में आया कि बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया है। बच्चों को डिस्चार्ज कर किस लिए कर दिया है? बच्चों की लिस्ट सबमिट नहीं थी, क्योंकि बच्चों का काम जिसका काम जिसका बच्चों ने आरटीआई लगाई, जिसमें एमसीआई में हमारे और डीएम में भी हमारे नाम पूरे पाए गए। डीएम ने सर्कुलर निकाला, जिसमें मतलब मध्य प्रदेश के 5 कॉलेजों को
कि प्राइवेट कॉलेजों को सभी को अपनी लिस्ट जमा करने की बोला, जिसमें हमारे कॉलेज की भी लिस्ट जमा थी। ये सारी जानकारियां हमें आरटीआई में दी गई। आपकी जानकारी में कभी ऐसा कुछ सुनने में आया या आरटीआई से कहीं पूछा है कि ये जो अगर हुआ भी है, जो डिले हुआ है या जो भी नहीं हुआ है, जो भी है, इसमें लड़कों का तो कोई रोल है नहीं, लड़के जाके देते नहीं है, तो ये क्या सर किसी के मैनेजमेंट ऊपर, फेलियर है। हाँ, तो क्या मैनेजमेंट ने किसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की है? नहीं। क्योंकि अच्छा, मतलब एक्चुअली जो कल्प्रिट हैं, जो इसमें जो भी अगर हैं भी कल्प्रिट हैं, तो उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, और लड़के जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको जो है टर्मिनेट कर दिया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ, कोई छात्र कुछ बोलना चाहे अपनी अपनी बातें कि कैसे वो क्या कर रहे हैं या क्या, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बात ये भी है इस पूरे मसले में कि कहीं ना कहीं जब आपके साथ ऐसा होता है, आपका एक सिस्टम के ऊपर जो भरोसा हो, कहीं ना कहीं जब आप अन्याय फेस कर रहे होते हैं और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा होता और काफी लंबे समय तक नहीं मिल रहा होता है, तो जो बड़ी बड़ी बातें आप सुनते हैं, नेताओं की सुनते हैं, और ये सब जो है ना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मन टूट जाता है, पूरे सिस्टम से एक तरीके से आपका भरोसा चला जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, और क्या पूरी चीजों में, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सफर हैं, अपने आप से टूटे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलें। जी। मेरा इस पूरे भारतीय संविधान के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि यदि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इन बच्चों ने जो निर्धारित अंतिम तिथि के पहले प्रवेश लिया था, और सभी संस्थाओं में इन छात्रों की सूचियां जमा हो चुकी थी, जिसकी संपूर्ण जानकारी सभी संस्थाओं ने आरटीआई में दी है, जो कि संवैधानिक रूप से पुष्टि होती है कि इन छात्रों का प्रवेश सभी सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार हुआ है। प्रवेश की सूचियां सभी संस्थानों में पहुंच गई। यूनिवर्सिटी जिसमें सारे दस्तावेज देकर एनरोलमेंट होता है, एनरोलमेंट होने के बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्जाम इन बच्चों के लिए, एक साल की एग्जाम के बाद एमसीआई का ये आदेश आता है कि इन बच्चों के नाम हमारे यहाँ नहीं पाए। जिन बच्चों की सूची एक साल पहले उनके कार्यालय में जमा हो चुकी थी, जिसकी जानकारी वो आरटीआई में दे चुके थे, निष्कासन करते समय ये डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने समक्ष क्यों नहीं रखे कि जब हमने 4 माह पूर्व आरटीआई में जानकारी देकर बच्चों को प्रवेशित दिखाया है, और आज जिस समय डिस्चार्ज कर रहे हैं तब उस आरटीआई का कोई महत्व नहीं था क्या? तो मेरा सभी संवैधानिक संस्थाओं से यही निवेदन है कि जब बच्चों का प्रवेश समय पे हो चुका है, उसकी संवैधानिक जानकारी सभी संस्थाएं दे चुकी है, और उसके बाद भी आज बच्चे माननीय हिंदुस्तान के जो संविधान है उसके हिसाब से समानता का जो अधिकार है, जब इन बच्चों के साथ पढ़ने वाले सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे उसी तरह आज घर बैठे हैं, तो क्या ये संविधान के अधिकारों का हनन नहीं है बच्चों के साथ? मेरा माननीय से यही निवेदन है कि इन बच्चों को समानता के अधिकार संवैधानिक दस्तावेजों के आधार पर दिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो आजकल जो चल रहा है कि आरटीआई में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो उससे मुकर जाते हैं, एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस भी है, क्योंकि आप ही ने इंफॉर्मेशन दी और बाद में आप उसी इंफॉर्मेशन से मुकर जाते हैं, या उसको जानबूझ के सप्रेस करना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और इन सब में जो सबसे दुख की बात है वो यही है कि इतने सारे बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं, और उनको जितनी जल्दी हो सके न्याय मिलना चाहिए। कोई छात्र इसमें कुछ कहना चाहता है तो उनका स्वागत है। हाँ, बोलिए। सर मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि जिस काम को लेके हम, मतलब जिस चीज को लेके हम लोग को डिस्चार्ज किया, उसमें किसी स्टूडेंट का कोई रोल था ही नहीं, तो फिर हम कॉलेज की मिस्टेक को लेके हम सफर क्यों कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो
ऑनरेबल कोर्ट हैं और जो भी बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन सब से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ में हम लोग, हमारा कोई रोल था ही नहीं, जब हम लोग सारी चीज़ें आरटीआई में विद इन टाइम शो कर रहे हैं वो सारे डिपार्टमेंट, फिर आरटीआई में शो करने के बाद हम लोग को डिस्चार्ज किस लिए किया जा रहा है? मतलब ये या तो पर्सनल दुश्मनी वाली बात हो जाती है, या फिर कुछ और रीज़न जो हमें अब तक पता नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि ऑन रीजन पेपर तो मैं सब कुछ सही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरा सिस्टम में क्या कहता हूँ, कितनी बातें कहें, बहुत इनसेंसिटिव है यहाँ। जो बड़े दुख की बात है, आप देखिए कि अभी जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा चल रहा है, जहाँ कोई सेलिब्रिटी हो, जहाँ टीआरपी का क्वेश्चन हो, वहाँ बड़े बड़े शख्सियत भी उतर आती हैं, न्याय दिलाने की बात करने लगती हैं। लेकिन वास्तव में जब आम जो लोग हैं उनके साथ जब गलत हो रहा है, कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं उस एरिया के, वो भी कोई ध्यान नहीं देते। वोट मांगते समय तो वो बिल्कुल आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ वास्तव में करना है, और ये तो ऐसा है कि जिसमें जब लड़के गलती है ही नहीं, सचिवालय वगैरह के लोग, एक सचिव, कोई भी एक ढंग का ऑफिसर आपके केस में अगर वो ध्यान दे दे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना कहीं कोर्ट जाने की जरूरत है, ना यहाँ जाने की जरूरत है, ना कहीं संसाधन लगाने की जरूरत है। क्योंकि जब गलती आपकी है ही नहीं तो सफर आप क्यों करें? अगर उसमें गलतियां हुई हैं, अगर हुई हैं तो अधिकारियों की हुई हैं, उन्होंने समय पे काम नहीं किया। नहीं तो ये तो पूरा फिर ऐसा है कि फिर एडमिशन किसने दिया, कैसे दिया, बहुत सारा चीजें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और छात्रों का जो है जो नुकसान हो रहा है। और किसी कुछ कहना है? और भी जो छात्र हैं जुड़े हुए हैं, हाँ बोलिए। ये मेरा एक विशेष निवेदन था कि जिन संस्थाओं ने जो आरटीआई के एविडेंस छात्रों को दिए हैं, तो उन एविडेंस को वही संस्थाएं जब कहीं न्यायालय में पेश करना होता है तो उनको उसमें सप्रेस कर रही है। जब आपके समक्ष एक क्लियर जानकारी है कि ये बच्चे हमारे एडमिशन इस तारीख को लास्ट डेट थी, इस तारीख को लास्ट डेट में हमारे इन बच्चों की लिस्ट सबमिट हो चुकी थी, उस बात को आप न्यायालय में उस बात को आप न्यायालय से क्यों छिपा रहे हैं? यदि मान लो कहीं हमारा कोई केस लगा हुआ है, या कभी न्यायालय के सामने वो बात को लाना चाहिए कि संवैधानिक जो जानकारी हम बच्चों को दे चुके हैं वो ये है कि हमारे इनकी लिस्ट सबमिट है, उसको आप न्यायालय के समक्ष छुपा के बच्चों का भविष्य खराब क्यों करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि यही उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ही गलत है, लेकिन जो हो क्या रहा है कि जो भी अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, कुछ तंत्र ऐसा बना हुआ है कि अगर उनको सजा दिलवानी है, इतना कठिन है। मतलब कि इतने बच्चों का इतना समय नुकसान होने के बावजूद, सोचिए कोर्ट ने कहा कि इनको आप जो है रीइंस्टेट कर दीजिए, उसके बावजूद मैं तो कहूंगा कि इनको न्याय नहीं मिला। इनको न्याय का केवल एक हिस्सा मिला, क्योंकि जो समय इनका बर्बाद हुआ है वो कोई भी नहीं लौटा पाएगा, न न्यायालय लौटा पाएगा, न कोई अधिकारी आ, लौटा पाएगा। इसके लिए आज देखा हम जाए अगर हाँ आज बोलिए। हम माता पिता हैं सर, आज हमारी स्थिति ये है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या है। आज मेरा जवान बेटा, जिसको आज देश की सेवा के लिए जो मैंने उसका जो सपना था उसको पूरा करने की मैंने पूरी कोशिश की थी, उस सपने को आज इन लोगों ने गैर संवैधानिक रूप से इस तरह से चूर चूर कर दिया। मुझे संविधान के पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से, एक हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि यदि संविधान पे ऐसे लोग, पदों पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जो इस तरह के निर्दोष बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, आखिर इन बच्चों के भविष्य का बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन होगा? पूरा सिस्टम ऐसा है, बड़े दुख की बात है, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। यही बड़े दुख की बात है। अगर लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाने लगे, इवन अदालतें जो है केवल ये नहीं कि इनको रीइंस्टेट कर दें, उन लोगों को उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाएं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाएं जो इस तरह की लापरवाही, कोई तो जिम्मेदार है ना। अगर लड़कों की गलती नहीं है उसके बावजूद अगर इनको 3 साल हो गया है, इनको पढ़ने के इनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो कोई तो जिम्मेदार है। लेकिन समहाउ ऐसा हो रहा है पूरे सिस्टम में कि कौन जिम्मेदार है, ये कभी जिम्मेदारी फिक्स ही नहीं की जाती। और इसी वजह से आप देखिए कि कोई ध्यान ही नहीं देता। तो हमें एक तरीके से पूरा जूरिस्प्रूडेंस जो है, बहुत सारा कुछ देखने के लिए, उसके लिए बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोगों की भी जरूरत है। लेकिन अब जो बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, जो चुनाव में जो बातें की जाती हैं, और वास्तव में जो धरातल पे हो रहा है, आप देखिए ये कोई मैटर ही नहीं है। कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इस पे ध्यान देता तो ये मैटर उसी समय सॉल्व हो जाता, 3 साल पहले।
लेकिन पूरा तंत्र ऐसा हुआ है कि किसी को ध्यान देना नहीं है। कोर्ट में भी जो है झूठे लोग एफिडेविट जमा कर देते हैं और फिर चलता रहता है, और फिर वो सरकारी जो प्राइवेट सिटीजन जब जाएगा तो अपना पैसा खर्च करेगा, उसमें 50 तरह की दिक्कतें आती हैं, पैसे संसाधन की दिक्कत आती है। और उधर क्या होता है कि वो गलती करने वाले सरकारी पैसे से सीनियर लॉयर, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, और तमाम तरह की बातें हैं। और भी कोई छात्र कुछ कहना चाहेगा? इस ग्रुप में मेरे साथ एक बेटी और है जुड़ी हुई, जो काफी मतलब इस डिप्रेशन में है। वो उसमें कई बार सरकार से, सभी माध्यमों से निवेदन किया था कि मैं मेरे पिताजी की अकेली बेटी हूँ, जिनका छोटा सा कारोबार है, जो चाय की दुकान या नाश्ते की दुकान चलाकर मेरे को शिक्षित करना चाहते थे, और उनने सारा अपने जीवन की पूंजी जो थी वो मेरी पढ़ाई में लगा दी, और आज वो सारा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा भविष्य भी बर्बाद हो गया। वो एक छात्रा, मैं आज उसकी बात करना चाहूंगा, प्रज्ञा। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बताएं अपनी बात रखें। सर, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती कन्या संतान हूँ। जहाँ एक तरफ हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, और मैं बेटी न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही हूँ। पूरे 1 साल तक हम लोगों ने मन लगाकर पढ़ाई की और एग्जाम्स भी दिए, फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम्स भी दिए। उसके मतलब पूरे 1 साल बाद एमसीआई अचानक से हमें डिस्चार्ज कर रहा है, ये कहकर कि तुम्हारी लिस्ट टाइम पर सबमिट नहीं हुई थी। तो अगर हम गलत थे तो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ने हमें एनरोलमेंट कैसे दे दिया, कैसे उन्होंने हमें एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया एग्जाम में बैठने के लिए, और कैसे उन्होंने हमें फर्स्ट प्रॉफ की एग्जाम्स देने दी, और हमें गलत ठहराने वाली एमसीआई पूरे 1 साल तक क्या कर रही थी। हमने कोर्ट में भी हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि सच बात तो ये है, कोर्ट भी जानता है कि हमारा केस किसके खिलाफ है, खुद एमसीआई इतनी बड़ी संस्था के खिलाफ, तो उनके खिलाफ भी कोई जाएगा नहीं। और एमसीआई भी अपनी गलती जानता है, लेकिन वो कोर्ट में कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े ऑफिशियल्स हैं। काफी दुख की बात है कि इस तरह का हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट से ही इनफैक्ट देखा जाए तो इनको तो क्या करना चाहिए कि एफिडेविट जमा करना चाहिए कि हम जो है इनको दोबारा एडमिशन दे रहे हैं, और केस यहाँ खत्म किया जाए, क्योंकि गलती इनकी है, गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। और कोर्ट को ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जितना इनके ऊपर पेनल्टी लगाया है पर्सनल कैपेसिटी में, ताकि आगे भी इस तरह का कोई काम ना हो। और जिस तरह का आप लोगों के साथ हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपका व्यक्तिगत नुकसान तो है ही, आपके परिवार वालों का नुकसान है, उनको जो मेंटल जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो तरह तरह की जो भी मानसिक तनाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल बीमारियों में भी कन्वर्ट होता है। साथ ही जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है। और जो जनता का जो नुकसान है, जैसे मैंने एक रफ कैलकुलेशन बताया कि 25,000 का मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव दिया जाए तब भी लगभग 75,000 से 1 लाख मरीजों का जो इलाज कर पाते हैं अगर आप समय से एजुकेशन लेते, तो वो कहीं ना कहीं इसमें सभी नुकसान है। छात्रों का नुकसान है, उनके पेरेंट्स का नुकसान है, और कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। और इस पूरे नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ वो अधिकारी जो समय से काम नहीं कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो जाने। मतलब कि 2-3 लोग जो उसमें कंसर्न जो अधिकारी हैं, उनके चलते इतने लोगों का नुकसान, और अभी तक किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। तो कोई और कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? हाँ बोलें सर। इतना सब कुछ होने के बाद जब ये बात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में थी कि लिस्ट के बेस पे से हमें बच्चों को डिस्चार्ज करने का अधिकार नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सत्र में इसी जो जिन 34 कॉलेजेस की लिस्ट, जिसमें हमारी लिस्ट भी साथ में थी, उनमें से उत्तर प्रदेश के भी 3 कॉलेज थे जिनको इसी लिस्ट के आधार पर डिस्चार्ज किया था। उत्तर प्रदेश की माननीय हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने उनको उन छात्रों को अपना शिक्षा का अधिकार लौटा दिया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उन छात्रों के जो पक्ष में आदेश आया था
उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दी कि सूची के बेस पे से आप किसी छात्रों का निष्कासन नहीं कर सकते। ये आदेश 4 अगस्त 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट दे चुका था। जब 4 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका था, तब एक माह बाद 14/9/17 को हम बच्चों का निष्कासन किया गया। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की भी अवहेलना करना एमसीआई के लिए बड़ी बात नहीं है? सही बताऊं तो इसमें कुछ लीगल भी है, इनके ऊपर जो भी है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना चाहिए। मतलब अभी ऐसा हो गया है, इवन कानूनी जो है ना, वो बड़ा वैसा नहीं है कि उसमें बहुत डिटेल्स हैं, क्योंकि जो अवमानना करे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, नहीं किया, फिर आप जाइए, तो अल्टीमेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो कुछ भी इस तरह की तमाम तरह की चीजें, इनको करना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो इवन कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव चैनल्स हैं, अभी जैसे कि कहते हैं कि पीएमओ में आप कंप्लेन कर दीजिए, आप यहाँ कंप्लेन कर दीजिए, वहाँ कंप्लेन कर दीजिए। आप लोगों ने वैसे एग्जीक्यूटिव चैनल एग्जॉस्ट करने की कोशिश की, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा? पीएमओ वगैरह में कंप्लेन करने से क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ? जी, मैंने सारे जो संवैधानिक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, जो गवर्नर ऑफ स्टेट, जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर महोदय हैं, उनके सारे कार्यालयों में पूरी जानकारी विथ डॉक्यूमेंट्स, विथ एविडेंस सभी जगह भेजी थी। उन्होंने इसको एमसीआई को फॉरवर्ड किया था। एमसीआई ने कहा था कि हम ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसिडर कर रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीआई हमेशा ये कहता रहा कि आप हाईकोर्ट से हार चुके हैं, लेकिन हम एमसीआई कभी ये नहीं कहता कि हाईकोर्ट में हमने गलत जानकारी दी थी, उसकी वजह से आप हारे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब भी उन्होंने जो भी जानकारी हमको दी है कि या तो आप गवर्नमेंट से कंसल्ट करो या आप स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करो, लेकिन आज तक ना स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ कर पाई है, ना एमसीआई ने कभी सेटिस्फाई होके हमारे साथ ये कहा है कि हमें लिस्ट पे डिस्चार्ज करने का अधिकार नहीं था। हम आपके कोर्ट में या आपको एफिडेविट देके ये कह देते हैं कि भैया इस तरह से हुआ है, हम बच्चों का नुकसान नहीं चाहते हैं, हम अपने तरफ से शीघ्र जवाब कोर्ट में देके बच्चों को कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा सहयोग हुआ नहीं। हमने सभी जगह शिकायतें की थी, कहीं से कोई संतुष्टिदायक इन बच्चों के लिए, जबकि सभी न्यायिक दृष्टि से यदि इस केस को देखा जाए तो सूची भेजने में इन बच्चों का कोई दोष नहीं था। सिर्फ एक ही लाइन में इन बच्चों की सारी समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन उसको इतना बड़ा बतंगड़ बनाकर बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया। 3 साल से बच्चे घर बैठे हैं, इनकी स्थिति आप देख रहे हैं। अब मैं एक पिता होने के नाते आपसे जो मेरी व्यथा कह रहा हूँ, मैं सभी जगह जाके मैंने, कोई सदर ऐसा नहीं रहा गवर्नमेंट की संस्थाओं का जहां मैंने अपनी नाक नहीं रगड़ी हो, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला है, ना संतुष्टिपूर्वक उत्तर मिला। कम से कम मुझे ये हो जाती कि हम सरकार हैं, हमने जो आरटीआई आपको सत्यता, जो आरटीआई में सत्यता वो की है, उसको हम आपके साथ खड़े होकर कोर्ट में मदद करते हैं, या किसी तरह की कोई मदद का आश्वासन किसी से नहीं मिला। गलती इन्हीं की थी, इनकी गलतियों को ये स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही है कि जो हो चुका है उसमें हम कुछ आपकी मदद नहीं करना चाहते। कोई और छात्र कुछ कहना चाहेगा? सर, मैं कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। सर, हमारे देश में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात जो है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कोई आदेश पेश कर दिया है, कोई आदेश दे दिया है, तो उसकी अवहेलना अगर कोई भी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के तहत रासुका या फिर किसी भी कानून की कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आता है, उसमें मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में स्थित है, उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि सारे बच्चों जिन लोगों ने एडमिशन लिया था एनआरआई कोटे में, मैनेजमेंट कोटे में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था, उन सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो आपको एक एफिडेविट लेना है बच्चों से, और उन बच्चों से एफिडेविट में सिर्फ एक लाइन आपको ये लिखवानी है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके एडमिशन को प्रूफ नहीं करता, सत्यापित नहीं करता। तो इस बेसिस पे जितने भी मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, उन लोगों ने एफिडेविट सारे बच्चों ने दिया। सारे बच्चों के रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए। सिर्फ साक्षी मेडिकल कॉलेज के, यानी हम 25 बच्चों के रिजल्ट जो है वो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने भी एफिडेविट, हम खुद मौजूद वहाँ पर, संस्था मतलब हमारे कॉलेज के जो मैनेजमेंट थे वो मौजूद, हम लोग हमारे हाथ से दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने हम लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया।
और दूसरी बात रही एमसीआई को, जब सूचना के अधिकार में उनसे जानकारी मांगी गई एक पेरेंट द्वारा, तो उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों का कोई इसमें सूची जमा करने में कोई रोल होता है क्या, तो उन लोगों ने बोली कि बच्चों को सिर्फ 2 बेसिस पे निकाला जाता है, या तो फिर कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी जो है, मतलब 150 स्टूडेंट से अगर वो ज़्यादा बच्चे अगर फिल कर दिए जाए तो उन बच्चों को निकाला जा सकता है। और दूसरी बात कि नीट क्वालिफाइड अगर वो बच्चा ना हो, अगर नीट क्वालिफाइड ना हो तो उस बच्चे को निकाला जाता है, सिर्फ 2 बेसिस पे निकाला जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सूची ना जमा होने के कारण किसी भी बच्चे को जो है वो निकाला नहीं जा सकता कॉलेज से। और उन लोगों ने हम लोगों को एमसीआई ने जो डिस्चार्ज किया है तो उसमें उन्होंने यही पॉइंट लिख के दिया है कि आपकी सूची जो थी वो हमारी संस्था में समय पर जमा नहीं की गई थी, जबकि उनकी संस्था पर समय पे वो जमा भी हुई थी, लेकिन अपने आदेश को ही, अपने जो रूल को ही, उसको ही तोड़ते हुए उन लोगों ने हम लोगों से पता नहीं किस चीज का दुश्मनी निभाई या कुछ करा, जो कि हम बच्चों के साथ उन लोगों ने गलत करा। अपने खुद के बात पे वो नहीं हो पाया इस टाइप से। मतलब ये हमारे साथ उन लोगों ने गलत करा, खुद की बातों को ना मानकर। बिल्कुल आप लोगों के साथ गलत हुआ है, और जितनी जल्दी हो सके न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि वैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको पूर्णतः न्याय तो कभी नहीं मिल पाएगा। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से इतना स्लो सिस्टम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, अगर एक किसी गलती हो जाती है तो वो मानना नहीं चाहता, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। देखा जाए तो आप तो पूरा सिस्टम झेल के देख चुके हैं कि एक्चुअली क्या है, न्याय पाना कितना कठिन है। एक कुछ गलती हो जाए, कोई कर ले पूरे तंत्र में, और इतने लोग झेलते रहेंगे, यहाँ मिलिए वहां मिलिए। कहने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, सबने पोर्टल बनाए हुए हैं, लेकिन सब करते क्या है, वहां कंप्लेन करेगा, वो कहीं फॉरवर्ड कर देगा कि वो देख लेगा, दूसरा कोई देखता नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि संतुष्टिपूर्वक जवाब भी नहीं आता सर। हाँ, कुछ नहीं होता। मैंने भी किए हुए, इसलिए मैं अनुभव बता रहा हूँ। और वो इनफैक्ट ये भी नहीं लिखता, अगर वो ये काम कर लेते कि कहते कि जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद हमें रिपोर्ट करो, वो क्या करता है कि फॉरवर्ड भी कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे क्या हुआ। तो और इसका मतलब साफ संकेत है कि आप कुछ करें चाहे ना करें, हमारा काम हो गया, अब आप जाने आपका काम जाने। तो ये जो पूरा जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है पूरे इंडिया में, जिन लोगों ने जिनकी कंप्लेन रही है, बहुत जेन्युइन कंप्लेन रही है, जिन्होंने किया है, अनुभव तो यही बताता है कि ये फेल्ड है, काम ही नहीं करता। मैं भी लिखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, यहाँ वहाँ ये उसको ट्रांसफर कर देगा, उसको कर देगा, फिर उधर से कुछ नहीं आएगा। आप करते रहिए। आरटीआई का भी संतोषजनक जवाब नहीं देते। अब तो ऐसा हो गया कि इवन पहले, और अब मैं कुछ साल पहले तो भी आरटीआई को जवाब देते थे, अब तो ऐसा हो गया कि इवन आरटीआई को भी कुछ नहीं समझते, उसका भी बहुत ही वाहियात का जो है जवाब देते हैं, जिससे कुछ भी जानकारी भी नहीं मिलती जानकारी। हाँ बोलिए सर। हमारी आप ये विडंबना देखिए कि मध्य प्रदेश डीएमई में हमने आरटीआई लगाई, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई, तब उनसे हमने क्लियर पूछा क्या आपने 15% कोटे की सीट की जो लिस्ट की जानकारी है क्या वो एमसीआई भेजी। तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि हमने ये जानकारी नहीं भेजी, 15% सीट की जानकारी एमसीआई को नहीं भेजी। एमसीआई ने ब्लेम लगाया कि ये 15% बच्चे डीएमई में नहीं पाए गए। तो मेरा एमसीआई से केवल इतना सा सवाल है, क्या एमसीआई ने डीएमई से कोई पत्राचार किया? किस तरीके से उन्हें ये पता चल गया कि ये बच्चे डीएमई में नहीं पाए गए, है ना? अगर मान लीजिए डीएमई में नहीं पाए गए थे तो फिर डीएमई हमें ये सूचना के अधिकार में जानकारी कैसे देता कि 23 बच्चों की सूची हमने माननीय एमसीआई को नहीं भेजी है। और ये एक तरफ से ब्लेम लगाते हैं पर्सनली तौर पे, व्यक्तिगत रूप से। जब कुछ बच्चे एमसीआई के लॉ ऑफिसर और लीगल जो आरटीआई के हेड हैं उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब दबी जबान में उन्होंने कुछ बोला कि भाई ये थोड़ा सा उनसे मतलब उनके चेहरे से हमें लगा कि उनसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करा उनने। लेकिन फिर बाद में उन बच्चों से बोला कि ये आरटीआई एक कागज का टुकड़ा है, आरटीआई कागज का टुकड़ा है, तो फिर इसको भारतीय संविधान 2005 में एक कानून के रूप में क्यों इसको वर्णित किया गया है?
जब आरटीआई कानून बच्चों के लिए, आम जनता के लिए या परेशान लोगों के लिए नहीं है, तो क्या इनका उपयोग केवल राजनेता अफसरशाही ही कर पाएगी? तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा संचालनालय, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, मतलब मध्य प्रदेश के मामा जी, और माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया इसको अपने आप जो एडमिशन अथॉरिटी डीएमई है उनके पास दिखवाएं कि बच्चे विद इन टाइम हैं या नहीं। अगर वो सही पाए जाते हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं विद इन टाइम, तो क्या ये उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वो इन बच्चों को प्रोविजनरी स्तर पे उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, उनका रिजल्ट घोषित करें और उनको करें। भाई मामले जहाँ हैं वहाँ हैं, हमें मान लीजिए केंद्र से या एमसीआई से नहीं मिल रही है कोई सहायता, तो क्या ये मध्य प्रदेश राज्य का नुकसान नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य में जब बच्चों को सीट दी जाती है तो उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि 2 साल 3 साल या 1 साल क्लियर नहीं है, ये बच्चे जाके गांव में सेवा करेंगे, है ना? बिल्कुल है ना? तो क्या ये बच्चे जो 25 बच्चे हैं, क्या ये 3 साल गांव में या रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में ये बच्चे कुछ भला नहीं कर सकते थे? अब इस बात पे जब हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उनको ट्वीट भी कर रहे हैं, उनको पर्सनली उनके जो फोन नंबर्स शासन द्वारा हमें दिए गए हैं उन पर टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हैं, तो उनका ये नैतिक दायित्व या इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो बच्चों को फोन लगाएं, उनसे पूछें कि बेटा आपका पक्ष क्या है? ठीक है भाई, अफसरशाही बैठी है, सूट वूट में लोग बैठे हैं, क्या जो सेक्रेटरी बैठे हैं केवल वो उन्हीं की बात सुनेंगे? आम जनता के लिए मान लीजिए कि सेक्रेटरी है या जो भी है, उनके बीच का आईएएस जो भी है वो उनके बीच का मीडिएटर है, लेकिन मीडिएटर अगर बोल देगा कि भाई सूर्य, आपका सूरज जो है वो पश्चिम से निकलता है, तो क्या वो पश्चिम से निकलता है? भाई ये तो देखें कि हकीकत क्या है। तो मेरा माननीय राज्यपाल महोदय से, जो कि कुलपति होते हैं समस्त विश्वविद्यालयों के मध्य प्रदेश में, तो उनसे यही निवेदन है कि बच्चों के नुकसान को देखते हुए उनके माता पिता को, मैं पर्सनली तौर पर, मैं खुद एक हैंडीकैप्ट व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी की आयु 80 वर्ष है सर, है ना? मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, वो कहीं नहीं जा सकते, केवल चलिए आज की डेट में तो ये प्लेटफॉर्म चल गए हैं, हम आपकी बात आज आप कहाँ से मैं कहाँ से रख पा रहा हूँ। इतना अन्याय कितने बच्चों के साथ और कितनी जनता के साथ आज से पहले हो गया होगा, इस बात की भरपाई कुछ नहीं है। चलो भाई हो गया, लेकिन आज की डेट में जो अन्याय हो रहा है उसको रिकवरी कौन करेगा सर? उसका मुआवजा 3 वर्ष से बच्चे घर पे बैठे हैं, कई बच्चे इसमें से मान लीजिए वो 25 साल उनकी वो है लिमिट है नीट देने की। अब वो उनका सपना था बचपन से हम सब नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मान लीजिए जिसकी 26 साल उम्र हो गई, क्या वो अब इस जीवन में डॉक्टर बनने का उनका परिवार सपना छोड़ दे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है कह ना? रहे तो हैं। मेरा केवल मध्य प्रदेश शासन से ये कहना है कि आप एक हलफनामा दायर कीजिए, या ठीक है एमसीआई से हुई है, एमसीआई से हमें क्या लेना देना, एडमिशन अथॉरिटी डीएमई है ना, तो एडमिशन डिस्चार्ज और एडमिशन लेने का पावर किसको हुआ? तो डीएमई या मुख्यमंत्री जी या चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी हमें बुलाएं, हमारे पेपर देखें, उनकी स्क्रूटनी करें, है ना? बिल्कुल ठीक है, और उनको वो बोलें कि भाई ये बच्चे अगर कानूनी रूप से या डॉक्यूमेंट के आधार पे आज की डेट में सही दिख रहे हैं, तो इन बच्चों को एक प्रोविजनल आप से कर दें। जो भी मामले हैं चल रहे हैं कहीं अथवा नहीं चल रहे हैं, वो चलते रहें। मेरा ये कहना नहीं है कि भाई मैं सबसे बड़ा जानकार हूँ कानून का, जो मैं बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, हो सकता मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन गलती मुझे इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आरटीआई में सभी साक्ष्य सही दिए जाते हैं, क्योंकि आरटीआई मैं नहीं बनाता हूं, जिसमें आप आरटीआई लगाते हैं वो उनके वो देते हैं हमें, है ना? वो अपने हिसाब से लिख के देते। तो मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि बच्चों का तुरंत परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए उन्हें प्रोविजनल शिफ्टिंग करी जाए। जो बच्चे डिप्रेस हैं उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए आगे इनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, जो भी होगा, है ना? तो बस मेरा तो यही कहना है। अब क्या करें, अब एमसीआई तो सुनती नहीं है, एमसीआई तो एक तरह से तुगलकी संस्थान है सर। अब एमसीआई की नहीं, आपको न्याय मिलेगा, चिंता न करें। अभी इस चीज को और जहाँ तक हो सके और अधिकारी जो भी हैं उनके सामने समझ रखने का प्रयास किया जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी न्याय मिले। एक छात्रा और भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। सर लाइफ तो एक ही बार मिलती है, और
और ये जो हमारी फील्ड है, ये सिर्फ हमारा खुद का ही सपना नहीं होता, पूरी फैमिली का भी सपना जुड़ा होता है। अब अगर जैसे लेट डिले होता जा रहा है, तो अगर हमारा ये साल भी वेस्ट हो गया, तो हम आगे जाकर कोई दूसरी चीज में हमारा कोई मन भी नहीं लग रहा है। तो अगर जितनी जल्दी ये केस सॉल्व होगा, तब जाके हमें अपना खुद आगे का भी समझ पड़ेगा। तो और इसमें तो हम लोगों की कोई गलती भी नहीं थी कि जिसके कारण हम लोग इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। तो ये जो आपने बताया इतने लोगों का, जो मैं चाहता था कि ये जो आप लोगों का जो दर्द है, जो दुख है, और जो आपके साथ इंजस्टिस हो रही है, वो और लोगों को भी पता लगे। क्योंकि एटलीस्ट सोशल मीडिया का एक फायदा ये है कि ये बातें हम फैला सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, और हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा है देश में, जैसे कि आप लोग उसके एक एग्जाम्पल हैं। इतने लोगों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, 25 बच्चे, उनके पूरे पेरेंट्स, उनके और घर वाले, सिबलिंग्स। अगर देखा है तो कुल मिला के ये इंजस्टिस केवल उन 25 बच्चों का नहीं है, ये लगभग 100 से लेकर 150 लोगों का, उनके परिवार का, और ये जस्टिस समाज का भी है। जैसे मैंने कहा कि इतने लोगों का ये जो इलाज कर पाते, जिससे समाज का भला होता है, उनका भी नुकसान है। उस पूरे में केवल कुछ अधिकारी, वो भी ज्यादा नहीं, देखा जाए तो कुछ यहाँ वहाँ के, कुल मिला के 3-4 अधिकारियों के का जो ढीला ढाला रवैया है, जिसकी वजह से इवन देखा जाए तो कोर्ट में पैसे भी खर्च कर रहे हैं वो सरकारी, जनता को फिर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है। तो यही बात जो है मैं दिखाना चाहता था लोगों को। और मेरी पूरी हमदर्दी है, और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप सब लोगों को न्याय मिले, और दोबारा से बच्चे पढ़ें, और एक अच्छे नागरिक, अच्छे डॉक्टर बने, और समाज की खूब सेवा करें। और इसी बात के साथ मैं ये कन्वर्सेशन यहाँ ख़त्म करूँगा। और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, पूरा हमदर्दी है, जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। और जितनी जल्दी से जल्दी आपको न्याय मिले, उतना ही अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए अच्छा होगा, और पूरे समाज के लिए अच्छा होगा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ ये कन्वर्सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपके द्वारा दिए जा रहे इस असीम सहयोग के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।